आकाशवाणी का ये अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। दोस्तों, आज 23 जुलाई है और आज का दिन हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए यानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे और आपके बीच जो ये सुनने सुनाने का रिश्ता है ना, उसकी शुरुआत आज ही के दिन यानी 23 जुलाई सन 1927 को हुई थी। आज के दिन भारत में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू किया गया था। 98 साल हो गए इस सफर को शुरू हुए और आज भी ये सफर उतना ही सुरीला और उतना ही सुहाना है। तो आइए आज के हिंदी जगत के सफर में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कारगिल विजय दिवस के परिप्रेक्ष्य में मल्लिका मुखर्जी द्वारा लिखा एक लेख, सैन्य वीरों की वीरांगनाएं। आज का विषय है सैन्य वीरों की वीरांगनाएं। इतिहास में हमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, दुर्गावती देवी, मैडम भिकाजी कामा जैसी अनेक भारतीय वीरांगनाओं की वीरता की कहानियां मिलती हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्र भारत में भी महिलाएं भारतीय सेना में शामिल हो रही है और देश की सुरक्षा में सीधे तौर पर अपना योगदान दे रही हैं। हाल ही में हमने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भारतीय सेना के किए ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग करते हुए देखा है। आज हम बात करेंगे उन वीरांगनाओं की जो स्वतंत्र भारत के सैन्य वीरों की पत्नी, मां या बेटी के रूप में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। विश्व की रक्षा और सैन्य स्थिति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में चौथे नंबर पर है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। हम जानते हैं कि एक सैनिक के लिए उसका देश सर्वोपरि है, लेकिन हमें यह भी जानने की जरूरत है कि सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों का भी एक परिवार होता है, जिसमें उनके माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आम परिवार की कोई युवती जब सैन्य परिवार का हिस्सा बनती है तो उसे सैन्य जीवन के हर पहलू के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। उनका अनुशासन, उनका शिष्टाचार, उनके संवाद की संस्कृति को अपनाना पड़ता है। हम देश के वीर जवानों की पत्नियों, माताओं या बेटियों द्वारा किए गए त्याग को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वे परिवार रूपी मंच के नेपथ्य में होती है, और नेपथ्य वह क्षेत्र होता है जो दर्शकों या आम लोगों की नजरों से छिपा होता है। क्या हम उस माँ की मानसिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसका सैनिक बेटा देश की सुरक्षा के लिए विषम जलवायु, दुर्गम घाटियों, बर्फीली चोटियों जैसी असामान्य परिस्थितियों में रह रहा है? वह माँ जिसके बेटे की जान हर समय खतरे में रहती है और जिसे सबसे बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मेरी एक सहेली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पत्नी है। वे बताती हैं पति की 30 वर्ष की सर्विस लाइफ में उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई आवास ढूंढने में और बच्चों की पढ़ाई में। बार बार तबादलों और आर्मी कैंटोनमेंट में आवास की कमी के कारण उन्हें अक्सर शहर में रहने की जगह तलाशनी पड़ती थी। कई बार उनके पति की पोस्टिंग दूर दराज के इलाकों में होती थी, जहां उन्हें अकेले रहने में डर लगता था। ऐसे में उन्हें अपनी छोटी बच्चियों के साथ मायके में रहना पड़ता। बार बार स्कूल बदलना पड़ता और बच्चे रोने लगते। कई बार उन्हें बच्चों के लिए माँ के साथ साथ पिता की भूमिका भी निभानी पड़ी। फिर भी वे अपने प्रेम और समर्थन से पति का मनोबल बढ़ाती रहीं। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में देश की जीत की याद में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।
इस संदर्भ में मैं आपको कारगिल युद्ध के दौरान घटी एक घटना के बारे में बताना चाहूंगी। लांस नायक बचन सिंह 13 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग चोटी पर शहीद हो गए थे, जब उनकी पत्नी कमलेश बाला के जुड़वा बेटे हेमंत और हितेश करीब 5.5 साल के थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपने पति की यादों को ताकत में बदला और अपने बेटों को सेना के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। अपनी मां की प्रेरणा के कारण बेटा हितेश आज अपने शहीद पिता की बटालियन में ही कैप्टन के पद पर कार्यरत है। बेटा हेमंत भी इसी तैयारी में लगा है। एक मां के दृढ़ संकल्प का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। यह घटना हमें बताती है कि छुट्टी पर सैनिक पिता के लौटने का इंतजार कर रहे बच्चों के सामने जब उनके पिता का शव तिरंगे में लिपटा हुआ लाया जाता है, तब सैनिक की पत्नी एक माता की भूमिका में जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाती है। 26 जुलाई 2019 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में कैप्टन हितेश और उनकी माता कमलेश बाला को सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध की एक कहानी और भी है। मात्र 19 वर्ष के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव विवाह के 20 दिन बाद अपनी पत्नी को छोड़कर कारगिल युद्ध में चले गए थे। उनकी पत्नी रीना यादव एक साक्षात्कार में बताती है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पति युद्ध पर गए हैं। वे आगे बताती है कि एक फौजी की पत्नी होना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये गर्व की बात है। मेरा पति मेरा अभिमान है और मेरा देश मेरी जान है। इस युद्ध में असाधारण साहस दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले 4 सैन्यवीर हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। गंभीर रूप में घायल होने के बावजूद टाइगर हिल पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए योगेंद्र सिंह यादव को 14 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैप्टन का मानद पद प्रदान किया गया। आपको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट निधि दुबे की कहानी भी मिल जाएगी, जो वर्ष 2009 में शहीद हुए आर्मी जवान मुकेश कुमार दुबे की पत्नी है। जब निधि को अपने पति की शहादत की खबर मिली, वे केवल 21 साल की थी। उनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और वे 4 महीने की गर्भवती थी। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उन्हें गंभीर अवसाद से छुटकारा पाने का एक रास्ता मिला। इंदौर में रहते हुए उन्होंने MBA की पढ़ाई की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। फिर उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास की, जो भारतीय सेना में अफसरों के चयन के लिए आयोजित की जाती है। आज निधि दुबे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है। वे एक मां है, एक पत्नी है, एक सैनिक है और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिव्य भास्कर के साथ सैन्य अफसरों की पत्नियों के साक्षात्कार में भी हमें सैन्य परिवारों में महिलाओं के त्याग और संघर्ष के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने कहा था कि सैनिकों की पत्नियों को बार बार तबादलों, पति की अनुपस्थिति में बच्चों की परवरिश और अन्य पारिवारिक समस्याओं से अकेले ही निपटना पड़ता है। ऐसे में सेना परिवारों के कल्याण के लिए बने संगठन आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, पति को मानसिक मजबूती देना आदि शामिल हैं। ये संगठन युद्ध विधवाओं और युद्ध में हताहतों के पुनर्वास जैसे कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट ने उनकी जीवनी पर बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित पिता के बारे में उनकी बेटी तारिणी कहती है,
मेरे पास पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों में अपने पिता की बहुत कम यादें हैं। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे और हमारे जन्मदिन पर भी हम कुछ खास नहीं करते थे। हम परिवार के तौर पर अक्सर बाहर नहीं जाते थे क्योंकि वे बहुत व्यस्त रहते थे। उन्हें दाल चावल और सब्जी खाना बहुत पसंद था, जो कि घर का आम खाना होता था। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति थे। इस बातचीत के अंश बताते हैं कि एक सैन्य परिवार की बेटियों का जीवन भी आसान नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि भारत की सुरक्षा भारत की खुफिया एजेंसियों के बिना अधूरी है, जो सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने, विश्लेषण करने और प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में खुफिया अध्ययन अभी भी एक वर्जित क्षेत्र है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सैन्य कर्मियों के परिवार की तरह खुफिया एजेंसियों में कार्यरत कर्मियों या अधिकारियों की पत्नियां, माताएं और बेटियां भी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। खुफिया एजेंसियों में कार्यरत कर्मियों और अधिकारियों को अपनी पहचान और काम गुप्त रखना पड़ता है। वे अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर जाते हैं और कई बार अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्हें अक्सर लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में उनकी पत्नियां इस गोपनीयता को बनाए रखकर घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने पतियों को भावनात्मक समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए, अगर किसी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारी के बच्चे अपनी माँ के सामने अपना दुख व्यक्त करते हैं कि पापा कभी हमारी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते, त्योहारों पर भी घर नहीं आते और कभी आते हैं तो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते, ऐसी स्थिति में हम सामान्य नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकते कि अधिकारी की पत्नी संवेदनशीलता का भाव संभालते हुए किस प्रकार अपने पति और बच्चों के बीच संबंधों में संतुलन बनाए रखती होगी। दूसरी सच्चाई यह है कि इन गुमनाम नायकों के बलिदान को किसी शहीद सैनिक की तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, न ही उन्हें सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई सम्मान मिलता है। गुमनाम नायकों के साथ साथ उनके परिवारों की उन महिलाओं की पहचान भी गुमनाम रह जाती है जो नेपथ्य में रहकर हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अंत में ये कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि जिनकी शहादत के कारण हम देशवासी शांति से रह पा रहे हैं, उनका और उनके परिवारों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मल्लिका मुखर्जी द्वारा लिखा ये लेख सैन्य वीरों की वीरांगनाएं। आइए सुनते हैं 2000 के दशक की शुरुआत में घटी एक घटना। इसे घटना कहना शायद सही नहीं होगा, ये एक साधारण से परिवार के दाम्पत्य जीवन की एक सच्ची कहानी है जिसे अपनी कलम से लिखने का प्रयास किया है हिमांशु जानी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी ये लिखी कहानी तिरस्कृत। डॉक्टर के क्लिनिक में काफी भीड़ थी। रोहित ने अपना टोकन चेक किया तो वह 12 नंबर बता रहा था। वह मीता को बिना पूछे ही क्लिनिक पर आ गया था। डॉक्टर के क्लिनिक पर एक अजीब मायूसी का माहौल था। लोग चुपचाप अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से रोहित के पैर की उंगलियां सुन्न हो रही थी और उनमें कोई संवेदना प्रतीत नहीं हो रही थी। रोहित अभी अभी LIC से निवृत्त हुआ था और निसंतान था। वह और उसकी पत्नी मीता वडोदरा के माजलपुर इलाके में डिवाइन फ्लैट में निवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिछले कई सालों से रोहित वडोदरा के पास केदरा गांव में अपने दादा के घर की मरम्मत करवाकर वहीं रहना चाहता था, लेकिन मीता को
उससे सख्त नफरत थी। उसने गांव जाने से साफ मना कर दिया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। मीता हमेशा तीखी दलीलें देती कि अगर तुम गांव चले जाओगे तो तुम्हारी सेहत का ख्याल कौन रखेगा। रोहित चुप रह जाता ताकि घर का माहौल और बिगड़ न जाए। टोकन नंबर 12 की आवाज आई तो रोहित अंदर गया और डॉक्टर को अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स करवाने के लिए रोहित को सूचित किया। रोहित ने डॉक्टर से पूछा, कोई चिंता करने की तो बात नहीं है ना? डॉक्टर ने बताया कि वह तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। अपना ब्लड टेस्ट करवाकर रोहित घर पहुंचा और मीता को पूरी बात बताई। मीता नाराज हो गई और चिल्लाकर बोली, मुझे क्लिनिक ले जाने में क्या हर्ज था? रोहित ने बताया कि तुम काम में लगी थी इसलिए मैं अकेला ही निकल गया। दूसरे दिन सुबह में मीता ने रोहित से पूछा, रिपोर्ट आ गई? रोहित ने कहा, नहीं, शायद कल मेल या व्हाट्सएप में भेज देंगे। मीता ने गुस्से से कहा, अब गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना सीखो। मैं केशु भाई से गांव के घर की देखभाल के बारे में बात कर लूंगी। मीता किसी न किसी प्रकार से रोहित को गांव जाने से रोक रही थी और रोहित को शहर की भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह किसी भी हालत में गांव जाकर शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना चाहता था। अगले दिन जब रोहित ने व्हाट्सएप चेक किया तो रिपोर्ट नहीं आई थी। सुबह से ही उसके पैरों और उंगलियों पर कुछ लाल दाने उभर आए थे। देर शाम जब उसने अपना मेल चेक किया तो रिपोर्ट इसके इनबॉक्स में आ चुकी थी। चूंकि रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए रोहित ने उसका प्रिंट आउट लिया और फैमिली डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए और बोले, कुष्ठ रोग अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, अब कुष्ठ रोग भी ठीक हो सकता है। लेप्रोसी इज क्योरेबल। रोहित ने घर जाकर मीता को रिपोर्ट के बारे में बताया। मीता एकदम डर गई। उस रात घर में एकदम सन्नाटा छा गया। लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कुष्ठ रोग होने के स्पष्ट संकेत देता था। रोहित रात को बेडरूम से उठकर ड्राइंग रूम में आ गया और अकेला सो गया। अगली सुबह वह अपने खास दोस्त दीपल से मिलने गया। दीपल ने उसे हालात का सामना शांति से करने की हिम्मत दी। तुम कह रहे थे कि तुम सोमनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हो, चलो 2-3 दिन के लिए सोमनाथ घुमाते हैं, थोड़ा चेंज मिलेगा और आराम भी हो जाएगा। बहुत ही अजीब हालात में रोहित दीपल के साथ सोमनाथ पहुंचा। दर्शन करने के बाद समुद्र तट पर अकेला घूमने निकला। समुद्र की ठंडी हवाएं थोड़ा दिलासा दे गई। वह कुष्ठ रोग के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में घूम घूम कर कुष्ठ रोग के विचार ही आते रहे। उसके मन में तो घमासान युद्ध चल रहा था। उसे ऐसा लगा कि वह पूरे समाज से निष्कासित हो चुका है। जब रोहित और दीपल सोमनाथ से लौटे तो रोहित के घर का माहौल एकदम बदल चुका था। रोहित का रुमाल, तौलिया, साबुन सब छोटे से बेडरूम में अलग बाथरूम में रखे हुए थे। इससे पहले कि वह अपना बैग नीचे रखकर फ्रेश हो जाए, मीता चिल्ला पड़ी, गांव जाने का बहुत शौक था ना? मैंने केशु भाई से कह दिया है कि घर की सफाई कर दें। शाम को दीपक भाई तुम्हें लेने आएंगे। मुझे देवदर्शन से फुर्सत कहाँ, इसलिए तुम केदरा में अकेले रहो, मैं सप्ताह में 1 चक्कर लगा जाऊंगी। रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सप्तपदी के 7 फेरे और सुखी दाम्पत्य जीवन की इमारत एक पल में ढह गई। मीता, जो एक रात भी रोहित से अलग नहीं होती थी और गांव न आने के लिए लड़ती झगड़ती रहती थी,
आज अपने ही पति को शापित कोढ़ी की तरह अपमानित और तिरस्कृत कर रही थी। उस रात ड्राइंग रूम के एक कोने में शापित रोगी की तरह छटपटा रहा रोहित 1:30-2 बजे तक नहीं सोया। बड़ी कोशिश के बाद रात के 2:30 बजे रोहित की आंखें मूंदी। रात को उसने एक डरावना सपना देखा। वह कुष्ठ रोगों के अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके चारों ओर कुष्ठ रोगियों के बिस्तर लगे थे। वह हाथ और पैर में दर्द से चिल्ला रहा था। चारों ओर कुष्ठ रोगी अपनी पीड़ा के कारण करा रहे थे। इतने में एक डॉक्टर हाथ में बहुत बड़ा इंजेक्शन लिए रोहित की तरफ आगे बढ़ा। रोहित डॉक्टर से बोला, सर मुझे मार डालो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। डॉक्टर ने जैसे ही उसके हाथ पर इंजेक्शन दिया तब दर्द के मारे घबराकर उसकी आंखें खुल गई। उसने खिड़की से सुबह का तारा डूबता हुआ देखा। मन ही मन उसने कुछ फैसला किया और परम संतोष से वह उठा। सुबह के तारे को देखते ही मानो उसकी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। दृढ़ निश्चय के साथ वह उठा और हरिद्वार की ओर जाने वाली ट्रेन के भीड़ भरे जनरल कोच में चढ़ गया। पूरे जीवन पर्यंत साथ निभाने वाली पत्नी आज खुद उसे गांव जाने के लिए धकेल रही थी कि जो पहले गांव न जाने के लिए झगड़ा करती थी। आज उसे जीवन की कड़वी सच्चाई और मानवीय रिश्तों का खोखलापन पूरी तरह समझ आ गया। रोहित ने देखा कि जनरल कोच में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, लेकिन उसको भारी भीड़ के बीच भी खुलापन महसूस हो रहा था। उसका मन इस समय हरिद्वार की शांत एवं पावन गंगा में डुबकी लगा रहा था। जब सुबह मिता उठी तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हिमांशु जानी की लिखी कहानी तिरस्कृत अभी आप सुन रहे थे। अब मुझे यानी अपनी दोस्त मधु को आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी हिंदी जगत कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा तुर्कापाल की।